मरी इस समय वुल्फ्स पूल क्लब में बैठी थी। उसका सिर बार टेबल पर झुका हुआ था। आसपास का माहौल बिल्कुल सामान्य था। व्हाइट हमेशा की तरह ग्राहकों को ड्रिंक्स दे रही थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन मैरी काम न बिल्कुल बुझा हुआ था। अब सच तो ये वुल्फ्स पूल क्लब से होने वाला मुनाफा हाउलर्स के लिए उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन मैरी की माँ इस जगह को चलाने में खुश थी। हाउलर्स के कोर मेंबर्स भी उनकी मेहनत की कदर करते थे, क्योंकि क्लब बाहर से बिल्कुल सामान्य बिजनेस जैसा दिखता था, और इसी वजह से यह हाउलर्स के लिए एक परफेक्ट हाइडआउट बन गया था। कुछ देर तक अपनी बेटी को देखते रहने के बाद किकी ने आखिर पूछा, क्या हुआ माई? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मरी के लगातार निकलते आहें देखकर किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं था कि कुछ गड़बड़ है। मरी ने धीरे से कहा, समझाना थोड़ा मुश्किल है। क्या आपको लगता है मैंने स्कूल छोड़कर सही किया? क्या मुझे वापस स्कूल जाना चाहिए? किकी ने भी हल्की सांस छोड़ी। उन्होंने बार साफ करना बंद किया और अपनी बेटी के पास आ गई। फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर हल्का मसाज करने लगी। प्यारी, अगर तुम वापस स्कूल जाना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम सच में यही चाहती हो? मरी ने आंखें बंद कर ली, मसाज का आनंद लेते हुए। यह बहुत मुश्किल है, वह बोली। जब हमने स्कूल छोड़ा था तब मैं पूरी तरह से तय कर चुकी थी कि मुझे खाई और गैरी की मदद करनी है, और मुझे लगता है कि मैंने सच में उनकी मदद भी की थी। मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। मैं सच में मेहनत कर रही थी, डैगर और हथियारों के साथ। इतना सुनते ही मरी की मां का हाथ अचानक रुक गया। उन्होंने तुरंत चारों तरफ देखा, कहीं किसी ने उनकी बेटी की बात तो नहीं सुन ली। हाउलर्स ने मां बेटी की बहुत मदद की थी, इसके लिए किकी हमेशा आभारी थी, लेकिन एक मां होने के नाते उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी गैंग एक्टिविटीज में शामिल हो। उन्हें अंदाजा था कि मरी क्या क्या करती होगी, लेकिन वह कोशिश करती थी कि इन बातों को नजरअंदाज कर दे। फिर भी एक मां का दिल तो चिंता करेगा ही, मैरी बोलती रही। लेकिन अब मुझे लगता है मैं बेकार हूं, जैसे मैं बस रास्ते में रुकावट हूं। मुझे लगा था कि मेरी जरूरत है, लेकिन अगर सच में सोचूं तो क्या मैं किसी और से अलग हूं? अगर किसी और के पास भी वही हथियार हो तो क्या फर्क पड़ेगा? उसने आगे कहा, हम नॉट्सबर्ग में जिन लोगों से मिले थे वे लगभग गैरी को घायल कर सकते थे, और हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हमारे भविष्य के दुश्मन उससे भी ज्यादा मजबूत होंगे। मरी ने धीरे से कहा, मैं तो बस एक सामान्य लड़की हूं। गैरी के नए दोस्तों जितनी खास भी नहीं। उसके दिमाग में AFA के छात्र घूमने लगे, खासकर इजी, वही लड़की जिसने उसकी जान बचाई थी। दोनों एक ही उम्र की थी, लेकिन फर्क बहुत बड़ा था। स्कूल छोड़ चुकी थी, दूसरी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ऑल्टर्ड एकेडमी में पढ़ रही थी। इजी जैसी कोई व्यक्ति गैरी की मदद उससे कहीं ज्यादा कर सकती थी। मैरी की मां ने धीरे से कहा, मैं समझ सकती हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। मेरी जिंदगी में भी कई बार ऐसा लगा कि मैं कमजोर हूं, बेबस हूं, और जिंदगी में ऐसे पल आते रहेंगे जब तुम्हें दूसरों पर भरोसा करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं और व्हाइट हाउलर्स की मदद नहीं कर रहे? मैरी ने मुड़कर व्हाइट की तरफ देखा। व्हाइट बार के दूसरी तरफ लड़कों को ड्रिंक्स दे रही थी। वह हमेशा की तरह लोकप्रिय थी। जैसे ही वह मुड़ी, लड़के उसके बारे में फुसफुसाने लगे। ये किसी से छिपा नहीं था। कई लोग सिर्फ व्हाइट को देखने के लिए ही क्लब आते थे। उसका अपना छोटा सा फैन बेस बन चुका था। मैरी ने धीमे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। किकी मुस्कुराई। हाँ, हाउलर्स एक गैंग है, लेकिन कोई गैंग सिर्फ ताकतवर लड़ाकों से नहीं चलती। सच कहूं तो अब मुझे ये एक कंपनी जैसा लगता है, जहां हर व्यक्ति अपना हिस्सा निभाता है, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो। उसी से हाउलर्स इतने सफल बने हैं। फिर उन्होंने मैरी की आंखों में देखते हुए पूछा, हो सकता है तुम एक रात में मजबूत न बनो, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम अभी हाउलर्स के लिए कर सकती हो? मैरी सोच में पड़ गई। शायद सच में ऐसे कई तरीके थे जिनसे वह मदद कर सकती थी, लेकिन समस्या कुछ और थी। अगर वह व्हाइट की तरह बस बार में काम करे या मीटिंग्स में मदद करे, तो उसे लगता था वह दूसरों के बराबर खड़े होने की हकदार नहीं है। भले ही वह कोर मेंबर थी, लेकिन उसे पता था कि यह ज्यादातर इसलिए था क्योंकि वह शुरुआत से हाउलर्स के साथ थी। जब वह बाकी लोगों को देखती तो उसे साफ फर्क दिखाई देता उनके और उसके बीच, और वह फर्क था ताकत। अगर उसे कोर मेंबर बने रहना है तो
तो उसे भी मजबूत होना पड़ेगा। मां से हुई बातचीत ने उसकी मदद की, लेकिन जिस तरह वह सोच रही थी उस तरह नहीं। अब उसे समझ आ गया था, वह हाउलर्स की सिर्फ छोटी मदद नहीं करना चाहती। उसे पता चल गया था उसे वास्तव में क्या चाहिए। मैरी अचानक खड़ी हो गई। मुझे कहीं जाना है। वह जल्दी से बाहर निकलने लगी। अगर खाई पूछे कि मैं कहां हूं, तो बस कह देना मैं घर गई हूं आराम करने। मैरी ने बस पकड़ी। उसने किसी भी हाउलर मेंबर को नहीं बताया कि वह कहां जा रही है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ उसने हाल ही में झेला था, उसके बाद अब सड़कें उसे डरावनी नहीं लगती थी। बस में बैठते हुए उसने कुछ देखा। 3 किशोर लड़के बहुत शोर मचा रहे थे। म्यूजिक तेज था। वे एक दूसरे को मारते हुए मजाक कर रहे थे। काफी परेशान करने वाला दृश्य था। लेकिन मैरी चुप रही। बस में ऐसे दिखा रहे थे जैसे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी। 2 लड़के आगे बैठे थे और वे पीछे बैठे अपने तीसरे दोस्त को बार बार मार रहे थे। उनके पास एक महिला बैठी थी। हर बार जब कोई मुक्का चलता, वह डरकर सिमट जाती। एक लड़का बोला, अरे यामी, हाथ ठीक से पकड़, मैं दिखाता हूं मैंने उस आदमी का चेहरा कैसे तोड़ा था। यामी ने अपना हाथ आगे कर दिया, जैसे बॉक्सिंग पैड हो। लड़का मुक्का मारने ही वाला था, तभी बस हल्के से उछली। मुक्का गलत दिशा में गया और महिला के चेहरे पर लग गया। क्या ये औरत मेरे मुक्के के सामने कूद गई? लड़का चिल्लाया। तुम्हारी समस्या क्या है? बस में बैठे सभी ने देखा था क्या हुआ। मरी ने भी, लेकिन लड़के उल्टा महिला को दोष दे रहे थे। महिला ने धीरे से कहा, लेकिन आपने मुझे मारा। लड़का गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो? मुझ पर आरोप लगा रही हो? तभी मारी अचानक खड़ी हो गई। ए छोटे लिंग वाले। बस में सन्नाटा छा गया। लड़का बोला, क्या छोटे लिंग वाला? क्या वह मुझसे बात कर रही है? अगर जवाब तुमने दिया है तो लगता है निशाना सही था। उसके दोस्त हंसने लगे। मैरी आगे बढ़ी। उसे तुमने मारा है तो माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। दूसरों की जिंदगी में क्यों घुस रहे हो? लड़के का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही मरी महिला को उठाने लगी, उसने मरी के कंधे पर जोर से लात मार दी। मरी गिर गई। लड़का हंसने लगा। देखा, बहुत बहादुर बन रही थी, लेकिन बाकी सबकी तरह गिर गई। मरी के अंदर वही पुराना एहसास जाग गया, कमजोरी का। ये बस कुछ साधारण किशोर लड़के थे, नन ऑल्टर्ड, नन गैंग मेंबर। फिर भी वे उसे गिरा सकते थे। अब वह क्या करे? मरी ने दांत भींचे। वह अचानक उठी और सीधे लड़के पर झपट पड़ी। उसने मुक्का मारा जो उसके थोड़ी पर लगा। लड़का चौंक गया। आह! दर्द हुआ। अगले ही पल उसका पूरा शरीर बिजली के झटकों से कांपने लगा। मरी के हाथ में एक एंटी ऑल्टर्ड बैटन था। वह हमेशा अपने साथ कई हथियार रखती थी। बिजली खत्म होते ही लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी 2 लड़के घबरा गए। बस रुकते ही वे अपने दोस्त को घसीटते हुए नीचे उतर गए। मरी ने अपना हथियार वापस रख लिया। उसी समय बस उसके स्टॉप पर भी पहुंच गई। वह बिना महिला की हालत पूछे नीचे उतरने लगी। जाने से पहले उसने महिला को एक कार्ड दिया। आज के लिए धन्यवाद। अगर किसी तरह का नुकसान हुआ हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। यह एक बिजनेस कार्ड था। खाई ने ऐसे हालात के लिए बनवाया था। बस के लोग और ड्राइवर अभी भी स्तब्ध थे। ऐसी घटना रोज नहीं होती, लेकिन मरी के लिए आज की घटना ने उसकी सारी शंकाएं और पक्की कर दी थी। इसीलिए वह यहां आई थी, बर्नहम फूड स्ट्रीट। तब बर्नहम फूड स्ट्रीट रात में हमेशा शानदार दिखती थी, लेकिन अब वह पहले जैसी जगह नहीं रही थी। पहले यह सड़क दिन में साधारण रेस्टोरेंट्स की होती थी और रात में गंदे रेड लाइट एरिया में बदल जाती थी। अब ऐसा नहीं था। अब यहां क्लासी बार, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और अच्छी भीड़ होती थी। यह बदलाव आसान नहीं था। इसमें निवेश और दबाव का बड़ा हिस्सा खाई की वजह से था। लेकिन असली व्यक्ति जिसने इस जगह को सफल बनाया, वह थी ओलिविया पर्ल। मैरी ने ऊपर देखा। एक विशाल ऑक्टोपस साइन रेस्टोरेंट के ऊपर चमक रहा था। अंदर से बैंगनी और गुलाबी रोशनी निकल रही थी। लोगों की आवाजें, हंसी और म्यूजिक बाहर तक आ रहा था। मैरी ने खुद से कहा, याद रखो तुम यहां क्यों आई हो। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही 2 विशाल बाउंसर काले सूट में दरवाजे के पास खड़े थे। एक ने हंसते हुए कहा, अरे मिस, तुम थोड़ी छोटी नहीं हो अंदर जाने के लिए? दूसरा हंस पड़ा। मैरी ने सीधे कहा, मैं पार्टी करने नहीं आई हूं, मुझे ओलिविया पर्ल से मिलना है। बाउंसर ने भौहें चढ़ाई। मालकिन से आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। यह स्थिति मरी के लिए नई नहीं थी। जब वह हाउलर्स का गैंग मास्क और कपड़े नहीं पहनती, लोग उसे बस एक साधारण लड़की समझते, और यही समस्या थी।
ये मीटिंग सीक्रेट होनी थी। मरी ने झुंझलाकर कहा, बस उसे बता दो कि मरी आई है, वह समझ जाएगी। बाउंसर ने सिर हिलाया। आईडी दिखाओ कि तुम अपाच से ऊपर हो या अपॉइंटमेंट, वरना अंदर नहीं जा सकती। गुस्से में मरी मुड़ी जैसे वह जा रही हो, लेकिन अगले ही पल वह दौड़कर दोनों बाउंसर्स के बीच से अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे तुरंत रास्ते में आ गए। मरी उनसे टकराकर गिर गई। फर्श पर बैठी बैठी उसने ऊपर देखा। दोनों आदमी बहुत विशाल थे। मरी के मन में ख्याल आया, शायद मेरा इलेक्ट्रिक बैटन भी इन दोनों को नहीं गिरा पाएगा। एक बाउंसर ने मुट्ठी पीछे खींची। अगर तुम नहीं गई तो हमें तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। वह मारने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? सच में एक छोटी लड़की को मारने वाले थे? बाउंसर मुड़े और तुरंत चुप गए, क्योंकि वहां खड़ी थी ओलिविया पर्ल, लाल लिपस्टिक, गर्दन पर फरनाक आत्मविश्वास। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें नियम मानने के लिए रखा है, मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं। फिर उसने मरी की तरफ देखा। इसका चेहरा याद रखो, अगर ये फिर आए सीधे अंदर आने देना। ओलिविया ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मरी ने खुद ही उठना पसंद किया। यह देखकर ओलिविया मुस्कुरा दी। दोनों अंदर चली गई। वे दूसरी मंजिल तक पहुंची। मरी ने नोटिस किया, पिछली बार की तुलना में अब कम कमरे थे और ज्यादा खुली जगह। आखिर वे एक छोटे कमरे में पहुंची। कमरे में था 2 सोफे, एक टेबल, पीछे ड्रिंक्स की दीवार। मरी के मन में डर था, अकेले यहां आना अच्छा फैसला था या नहीं। मैं भूल गई थी ओलिविया कितनी डरावनी है। ओलिविया ने कहा, जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं खुद दरवाजे पर आई, क्योंकि मुझे उससे कोई कॉल नहीं मिला। मतलब गैरी ने उसे नहीं भेजा था। ओलिविया मुस्कुराई, तो तुम खुद आई हो। हम 2 लड़कियां अकेले बहुत कम मिलती हैं। बताओ, क्यों आई हो? मैरी ने अपनी स्कर्ट पकड़कर मुट्ठी कस ली, गहरी सांस ली। मैं बहुत कमजोर हूं, उसने कहा। बाकी लोग शायद समझते नहीं मैं कैसा महसूस करती हूं। अगर मैं उनसे कहूं, वे कहेंगे सब ठीक है, कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए। मैं मजबूत बनना चाहती हूं। फिर उसने ओलिविया की ओर देखा। और आप बहुत मजबूत है। ओलिविया ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं तुम्हें वही बातें नहीं कहूंगी जो बाकी कहते हैं, कि तुम छोटी हो, या तुम्हारे पास समय है, या इसकी जरूरत नहीं। फिर उसने पूछा, सीधे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊं? यह काम नहीं करेगा। हमारे शरीर उनके जैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने पहले हथियारों का इस्तेमाल किया था। मारी जानती थी यही सवाल आएगा। यही वह सोचकर आई थी। उसने कहा, आप सही कह रही हैं, इसलिए मैं यहां आई हूं। मारी ने सीधा कहा, मैं चाहती हूं कि आप मुझे बदल दें, मुझे भी अपने जैसा बना दें। कमरे में खामोशी छा गई। मेरी का मतलब साफ था। हाउलर्स को पता चल चुका था कि गैरी ने ओलिविया को टर्न किया था, और खाई भी वैसा ही था। इसका मतलब दूसरों को भी बदला जा सकता था। मेरी जल्दी जल्दी बोली, अगर मैं गैरी या खाई से कहूंगी, वे कभी नहीं मानेंगे। वे कहेंगे बहुत जोखिम है, वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं कैसे चुप बैठ सकती हूं जब वे सब खतरे उठा रहे हैं? ओलिविया सोचने लगी। कुछ समस्याएं हैं, उसने कहा। पहली, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें बदल भी सकती हूं या नहीं। मैंने कभी किसी को टर्न नहीं किया। दूसरी, अगर मैंने तुम्हें बदल दिया तो क्या तुम्हें नहीं लगता वे मुझसे नाराज होंगे? मैरी ने तुरंत कहा, मैं उन्हें समझा दूंगी। मैं कह दूंगी मैंने आपको मजबूर किया, जो भी करना पड़े। लेकिन कृपया, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मरी के दिमाग में यह आसान था। सबसे खराब स्थिति, बस एक दांत का निशान रह जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति, वह भी उनकी तरह बन जाएगी और फिर हमेशा उनके साथ रह सकेगी। ओलिविया ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं मरी, इसीलिए मैं तुम्हारी पागलपन भरी बात सुन रही हूं और कोशिश करने को तैयार हूं। मरी का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन ओलिविया अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम निश्चित हो? यह वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हारी सामान्य जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हें खून की भूख लगेगी, मारने की इच्छा होगी, और फुल मून का असर भी होगा। हर कोई इसे संभाल नहीं पाता। मारी ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। उसने यह पहले ही तय कर लिया था। ठीविया खड़ी हो गई और अपने कपड़े उतारने लगी, क्योंकि बदलते समय कपड़े फट जाते। मैरी शर्म से आंखें ढक ली, लेकिन उंगलियों के बीच से झांकती रही।
ओलिविया का शरीर परफेक्ट एवरग्लास था। मैरी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल परिवर्तन शुरू हो गया। उसके शरीर से फर निकलने लगा, हाथ पैर लंबाई में बढ़ने लगे, दांत तेज और बड़े हो गए। मैरी ने यह ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी देखा था, लेकिन उसका दिल हमेशा तेज धड़कने लगता। इस बार उसने नजर नहीं हटाई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल बड़े दांत उसकी त्वचा में धंस गए। मैरी ने अपनी आंखें बंद रखी थी और खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रही थी जो उसने खुद मांगी थी। जैसे ही ओलिविया पर्ल के फैंग्स उसकी स्किन में धंसे, एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और वह चीख उठी, अपने फैसले पर पछताने लगी। अगर ओलिविया यही नहीं रुकी तो, अगर वह बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी हमसे बदला लेने के लिए और मुझे खाना जारी रख दे। टीनेजर के दिमाग की ये डरावनी कल्पनाएं ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि उसके शरीर में एड्रेनलिन पंप होने लगा और उसका हाथ थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा। क्या तुम पूरी टाइम आंखें बंद करके वहीं खड़ी रहोगी या क्या? ओलिविया ने पूछा। आंखें खोलने पर मरी ने अपने हाथ पर ब्लडी वूंड देखा। उससे खून टपक रहा था, लेकिन वह उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। इस बीच ओलिविया वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी और अपने नॉर्मल कपड़े पहन रही थी। क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्म होना बेहतर रहेगा। तुम्हें थोड़ा डराने के लिए सॉरी। ओलिविया ने माफी मांगी। मुझे पूरा शक है कि अगर मैं इस फॉर्म में तुम्हें बाइट करती तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, सिवाय इसके तुम्हारा चेहरा थोड़ा और लाल हो जाता। उस कमेंट ने ही मरी के चेहरे को और लाल कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में उस बात की इमेज आ गई। उसने जल्दी से उसे झटक दिया, क्योंकि ओलिविया अब फिर से पूरी तरह कपड़े पहनकर उसकी तरफ आ रही थी। तो क्या तुम्हें कोई फर्क महसूस हो रहा है, हाथ के दर्द के अलावा? ओलिविया के सवाल में क्यूरियोसिटी थी। नहीं, अगर कुछ है तो मैं अजीब तरह से ठीक महसूस कर रही हूं। पता नहीं एड्रेनलिन खत्म होने के बाद कैसा लगेगा। तुम्हारे साथ कैसा हुआ था जब गैरी डेम ने तुम्हें बाइट किया था? मैरी ने पूछा। ओलिविया को याद करने में थोड़ा समय लगा। सच कहें तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, बस इतना कि उसने गैरी को अपने बेस में घुसने के लिए खूब गालियां दी थी और अपेरेंटली उसे अल्फा सीट के लिए चैलेंज भी कर दिया था। उसके बाद उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसके अंदर का एक हिस्सा जानता था कि अगर वे फिर लड़ते तो उसकी हार तय होती। गैरी ने मिडवैक को हराया था, यह बात ही काफी थी। और वैसे भी उसके पास रेबल करने की कोई वजह नहीं थी। उसके पास फिंसर्स के लीडर होने से भी ज्यादा पावर थी। जब तक सब ऐसे ही चलता रहा वह संतुष्ट थी। ओह वेट, ओलिविया को आखिर कुछ याद आया। मैं तुम्हें वार्न करना भूल गई, कुछ सीरियस। एक बड़ी चीख कमरे में गूंजी, उसके बाद जोर की आवाज आई। नीचे फर्श पर ओलिविया ने देखा कि मरी हेल्पलेस होकर लौट रही थी। वह अपने नाखून कारपेट में गड़ा रही थी, जैसे उसे फाड़ देना चाहती हो। उसके पूरे शरीर की वेन्स उभर रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे खून का फ्लो ऊपर नीचे साफ दिखाई दे रहा हो। इतना दर्द हो रहा है, मेरा दिल ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा। क्या मैं मरने वाली हूं? मेरी डरने लगी। दर्द जारी रहा। वह चीखना चाहती थी ताकि दर्द बाहर निकल जाए, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे उसका शरीर उसे पहली चीख के बाद यह भी करने नहीं दे रहा था। हर बार जब वह कोशिश करती, उसके शरीर के किसी और हिस्से में पहले से भी ज्यादा दर्द उभर आता। यह थोड़े समय के लिए नहीं था, और ओलिविया के पास कुछ करने को नहीं था, सिवाय उस बेचारी लड़की को फर्श पर 5 मिनट से ज्यादा तड़पते देखने के। आखिर ओलिविया उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। चेहरे पर चिंता थी। मुझे याद नहीं कि दर्द इतना लंबा चला था। क्या कुछ गलत हो गया है? क्या इसलिए कि मैंने उसे बाइट किया? ओलिविया ने मरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पकड़ा, मारी ने उसे इतनी जोर से पकड़ लिया जितनी ताकत इंसान में नहीं होती। अगर ओलिविया खुद वेयरवुल्फ न होती, उसका हाथ शायद क्रश हो जाता। अब मरने की हिम्मत मत करना लड़की। तुमने कहा था कि तुम दूसरों को समझाओगी कि यह तुम्हारा आइडिया था। अगर तुम मर गई तो यह कैसे करोगी? यह ओलिविया का अजीब इंकरेजमेंट देने का तरीका था। लेकिन कुछ तो था। दर्द और 5 डरावने मिनट तक चलता रहा। पूरे समय एमरी का दिल बहुत तेज धड़कता रहा, और शायद पहली बार ओलिविया को अपने किए पर थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसकी बाइट ही इस दर्द की वजह थी। मत मरना, तुम दूसरों को दिखाना चाहती थी कि तुम क्या कर सकती हो, है ना? तो यह उसकी कीमत है। तुम जाने से डरती थी क्योंकि तुम्हें लगा वे तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, तो उन्हें गलत साबित करो और इसे सह लो।
ओलिविया चिल्लाई। मैरी की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी, उसकी हार्ट बीट भी कम होने लगी। नहीं नहीं, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? अगर तुम मर गई तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। उसके हाथ की पकड़ पूरी तरह खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। थैंक यू। मैं आपको साफ सुन पा रही थी, मरी ने कमजोर आवाज में कहा। एकेडमी पहुंचने के बाद गैरी डेम अपने रूम में आराम कर रहा था। अचानक, बिना वार्निंग, एक मैसेज सामने आया। A new data werewolf has joined the pack. One pawn point has been awarded. पहले उसे लगा ये मिस्टेक है, लेकिन मैसेज साफ था। क्या हो रहा है? क्या बाकी में से किसी ने किसी को बाइट कर दिया? गैरी को सिस्टम की एक बात याद आई, जिसमें कहा गया था कि जिन्हें उसने टर्न किया है, वे भी दूसरों को टर्न कर सकते हैं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि उसके अल्फा बाइट के साथ भी सक्सेस की गारंटी नहीं थी, बस फेलियर की चांस कम थी, जो अक्सर डेथ का मतलब होता था। अगर अल्फा के बाइट की सक्सेस चांस ही कम थी, तो बेटा के बाइट की क्या चांस होगी? कौन था? हाउलर्स पैक में 3 और वेयरवुल्व्स है, और मुझे नहीं लगता मिडवॉक इतनी जल्दी कुछ करेगा। क्या खाई कुछ टेस्ट कर रहा था बिना मुझे बताए? शायद। या क्या ये ओलिविया थी? उनमें से कोई इतना डेंजरस काम क्यों करेगा? उसने फोन उठाकर तीनों को मैसेज भेजा कि तुरंत कॉल करे, लेकिन सभी बिजी थे। उसे याद आया कि चेक करने का एक और तरीका था। उसने सिस्टम से पैक मेन्यू खोला। हाउलर्स पैक, Alf Werewolf, Grade, Beta Werewolf, Grade Night. Gait? Night? Beta Werewolf Rook, Greywolf Rook. तभी उसने देखा, वहां मरी का नाम लिखा था। ये क्या क्या हो रहा है? गैरी ने फिर फोन उठाया, उसे जवाब चाहिए थे। कुछ भी करने से पहले ओलिविया ने मरी को थोड़ी एनर्जी वापस पाने का इंतजार किया। वे दोनों कुछ मिनट रुके, ये देखने के लिए कि दर्द के और साइंस आते हैं या नहीं, लेकिन अब सब ठीक था। मैरी बार बार अपने हाथ कस रही थी, और उसे उस छोटे से एक्ट में ही ताकत का फर्क महसूस हो रहा था। उसकी नोज भी तेज हो गई थी, हवा में कई स्मेल्स पकड़ पा रही थी, ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंस जिन्हें वह दूसरों को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती थी। उसके ईयर्स भी नीचे फ्लोर पर हो रही कॉन्वर्सेशन सुन पा रहे थे। मैं सच में बदल गई हूं। इमोशंस की एक वेव मरी पर आई, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ज्यादातर लोग डर जाते या नफरत करते कि वे वेयरवुल्फ बन गए हैं, और तुम खुशी के आंसू रो रही हो। ओलिविया ने हल्की सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। मरी ने तुरंत अल्टीमेट टेस्ट करने की कोशिश की। उसने दांत भींचे और अपने शरीर को बदलने की कल्पना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। पहली फुल मून के बाद शायद अलग हो, लेकिन ट्रांसफॉर्म करना बस शुरुआत है। अब से चीजें मुश्किल होंगी। क्या तुम्हें लगा था कि बस ऐसा बन जाना तुम्हें बदल देगा? हाँ, बदलेगा। लेकिन जैसे ऑल्टर्ड बनने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही यहां भी होगी। हाँ, तुम लकी हो कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस तुमसे शेयर कर सकती हूं। नहीं, ये ठीक है। मैं इसे खुद। क्या? मुझे तुम्हें टर्न करने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब तुम मेरी ऑफर रिजेक्ट करने वाली हो? ओलिविया ने पास झुकते हुए पूछा। मरी को लगा कि वह मना नहीं कर सकती, और इस एक्सपीरियंस के बाद उसे लगा कि शायद ओलिविया उतनी बुरी नहीं थी जितनी दिखती है। आप एक अच्छी इंसान है। मुझे यकीन नहीं होता। आपने पहले वो सब किया था। क्या उसके पीछे कोई रीजन था? मैरी ने पूछा, लेकिन तुरंत उसे लगा कि शायद वह ज्यादा पूछ रही है। रीजन? ओलिविया ने सोचा, लेकिन तभी सोफा पर रखा उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वह उसे उठाने गई। फोन पर कॉल था, काइका। कॉल उठाते ही ओलिविया कुछ बोल भी नहीं पाई। तुमने क्या किया? फोन से आई ग्राउल ने दोनों महिलाओं की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। गैरी डेम की पहली रिएक्शन दो तरह की थी जब उसे मरी के बारे में पता चला। पहला था चिंता, यह सोचते हुए कि क्या वह ठीक है। उसके दिमाग में मरी का टर्न होना तभी संभव था अगर उसे मजबूर किया गया हो। किसी ने उसे बाइट किया होगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश में। लेकिन यह फैक्ट कि वह अब पैक का हिस्सा थी, गैरी को यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि जिसने भी उसे टर्न किया, उसके इंटेंशंस क्या थे। क्योंकि उसके सिस्टम के अनुसार अगर मरी अब मर जाती, तो उसका नाम लिस्ट से गायब हो जाता, और उसे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता। यही वह समय था जब दूसरी इमोशन हावी हो गई। गुस्सा। गुस्सा इस बात पर कि किसी ने जानबूझकर उसकी दोस्त की जिंदगी रिस्क में डाल दी।
इसी वजह से उसने फोन उठाया और उस व्यक्ति को कॉल किया जो सबसे ज्यादा संभावना थी कि उसने उसे टर्न किया हो। लेकिन खाई ने बताया कि उसने ऐसा नहीं किया और गैरी को पता था कि मिडवॉक अभी भी नॉट्सबर्ग में था, जिससे केवल एक ही सस्पेक्ट बचता था। ऑलराइट, कम से कम अच्छी खबर यह है कि मरी सक्सेसफुली टर्न हो गई। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कॉल दूसरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया। खाई को जैसे ही पता चला क्या हुआ है, उसने तुरंत फोन काट दिया। वह भी गैरी जितना ही गुस्से में था, और अपने लीडर के विपरीत वह इतना पास था कि जाकर खुद जवाब मांग सकता था। मुझे थोड़ा ओलिविया के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि खाई मरी को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है। खैर, जो भी होगा उसने खुद को ब्लेम करना होगा। अगर एमी इस सिचुएशन में होती तो पता नहीं मैं क्या करता। फिर भी शायद मुझे उसे वार्निंग दे देनी चाहिए कि काई उसके पास आने वाला है। खुद को शांत करते हुए गैरी ने सोचा कि जो हो गया सो हो गया। वह पहले ही टर्न हो चुकी थी और अब वे सिर्फ उसकी मदद कर सकते थे। सिस्टम में देखते हुए गैरी ने अपने पॉन पॉइंट्स देखे और सोचा कि शायद मरी को अपग्रेड करना सुरक्षित होगा। अगर बाकी लोगों की तरह हुआ तो उसे क्लास अपग्रेड भी मिलेगा। गैरी की तरह ही ओलिविया और खाई के बीच कॉल अचानक खत्म हो गया था। ओलिविया कुछ कह भी नहीं पाई थी, क्योंकि खाई लगातार उस पर चिल्ला रहा था। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मैं अभी तुम पर ट्रस्ट करना शुरू ही कर रहा था। क्या तुम्हें पता है वह कौन है? पास खड़ी मरी भी सब कुछ सुन रही थी और बस सिर हिला रही थी। उसने और ओलिविया दोनों ने खाई को कभी ऐसा बिहेव करते नहीं देखा था। खाई हमेशा कूल, calm और कलेक्टेड रहता था। यहां तक कि टेंस सिचुएशन में या मौत के करीब भी वह ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब वह वैसा ही कर रहा था। मैरी झूठ नहीं बोल सकती थी कि उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि वह उसके लिए इतना रिएक्ट कर रहा था। यह उतना ही अच्छा गया जितना एक्सपेक्टेड था। ओलिविया ने अपने कान मलते हुए कहा, इतना चिल्लाने से मेरे कान दर्द कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह यहां आ रहा है। तुमने भी सुना। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिला, और मुझे नहीं लगता कि जब वह पहुंचेगा तब तक उसका गुस्सा शांत होगा, क्योंकि यह सब तुम्हारा आइडिया था। तुम्हारे सामने अब एक बड़ा काम है, मिसी। मैरी ने ऑकवर्ड स्माइल दी, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस था। वह ओलिविया को इसके लिए ट्रबल में नहीं पड़ने देगी। कुछ देर बाद एक बड़ी लिमोजीन बर्नम फूड स्ट्रीट पर आती हुई दिखाई दी। आमतौर पर रात देर से या सुबह जल्दी लोग फुटपाथ पर भी गाड़ी चला सकते थे, लेकिन दिन में ज्यादा भीड़ होने के कारण रोड बंद रहती थी, इसलिए उस कार का वहां आना काफी अटेंशन खींच रहा था। वह रेस्टोरेंट के बाहर रुकी, जिसके ऊपर जायंट ऑक्टोपस साइन लगा था, और डोर जोर से खोला गया। काय सबसे पहले व्हीकल से बाहर निकला। उसने गैंग यूनिफॉर्म या मास्क नहीं पहना था, जिससे उसके जॉ पर मिडवा की वजह से बना स्कार साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे एक बड़ा फिगर भी बाहर आया। अजीब बात यह थी कि उसने पायजामास पहने हुए थे, फ्लफी ग्रे टॉप और बॉटम्स, लेकिन उसके चेहरे पर सीरियस लुक था। यह थोड़ा एम्बैरेसिंग है, ऑस्टिन ने सोचा, क्योंकि लोग उसके कपड़ों को देख रहे थे। मैं बस सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब खाई इतना गुस्से में कॉल करे तो उसे इग्नोर कैसे कर सकता हूं? खाई ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके पास टाइम नहीं था, लेकिन क्योंकि वह ओलिविया से मिलने जा रहा था और फाइट भी हो सकती थी, उसने किसी को साथ बुलाना चाहा। ऑस्टिन ही था जिसने कॉल उठाया, वरना वह इन्नू को भी साथ लाता। दोनों वेन्यू के अंदर गए और अंदर खड़े दो बड़े बाउंसर्स के पास पहुंचे। आज क्या हो रहा है? इतने सारे बच्चे अंदर आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये वेन्यू कब से यंग लोगों में इतना पॉपुलर हो गया? बाउंसर ने कंप्लेन किया। कै, ऑस्टिन ने कहा, और उसे समझ आ गया कि क्या करना है। वह बाउंसर्स के सामने आगे बढ़ा। दोनों बड़े आदमी हंस पड़े। खाई अपनी उम्र का लगता था, लेकिन ऑस्टिन एडल्ट जैसा दिखता था। फिर भी उसका आउटफिट देखकर वे हंसने लगे। सॉरी, लेकिन अंदर सोने की अनुमति नहीं है, उनमें से एक ने मजाक किया। ऑस्टिन ने दोनों के शोल्डर्स पकड़कर हल्का सा पुश दिया। दोनों बाउंसर्स हवा में उछलते हुए डोर से टकराए, और उनमें से एक का सिर डोर के अंदर तक चला गया। मुझे अपनी स्ट्रेंथ थोड़ा कंट्रोल करनी होगी, ऑस्टिन ने सोचा। वेन्यू के अंदर म्यूजिक काफी लाउड था, इसलिए किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। जब वे अंदर गए तो ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि वे क्राउड के बीच से ऊपर जाने लगे। लेकिन ऑस्टिन को काफी अटेंशन मिल रहा था। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? यह तो नया ट्रेंड बन सकता है। हमें पजामा नाइट इंप्लीमेंट करनी चाहिए।
हे, ये अजीब लगेगा, लेकिन क्या मैं तुम्हारे कपड़े टच कर सकता हूं? लोग ऑस्टिन को हर तरफ से रोक रहे थे। काय पहले ही स्टेयर्स तक पहुंच चुका था, जहां और गार्ड्स खड़े थे। हे तुम, ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। ये टेक्निकली हाउलर्स मेंबर्स थे, इसलिए काय उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वह तेजी से हट गया, आगे बढ़ा और अपने पैर से एक को ट्रिप कर दिया। दूसरा गार्ड स्टेयर्स से नीचे दौड़ रहा था। काय ने अपने एक पैर की ताकत से जंप किया और उसके ऊपर से कूद गया और तेजी से स्टेयर्स चढ़ गया। ओलिविया, बाहर आओ! काय ने चिल्लाया। उसे पता था कि वह दूसरी मंजिल से सुन लेगी। उसकी आवाज सुनकर कई गार्ड्स अपने रूम से बाहर आ गए। हॉलवे के आखिर में ओलिविया भी दिखाई दे रही थी। सब लोग अपने रूम्स में वापस जाओ और अंदर ही रहो, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, ओलिविया ने कहा। गार्ड्स उसकी बात मानकर वापस चले गए। उनके जाने के बाद खाई की आंखें ब्लू ग्लो करने लगीं। ये क्या है? तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो बिना मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिए? ये तुम्हारे जैसा नहीं है। ओलिविया मुस्कुराई। एक्सप्लेन? खाई ने पूछा और आगे बढ़ा। उसका आर्म ट्रांसफॉर्म होने लगा। एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है इस फैक्ट के बारे में कि तुमने मेरे ही नहीं, गैरी के पीछे भी जाकर उसे टर्न कर दिया। तुमने मुझसे कंसल्ट भी नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा किसी के साथ कर सकती हो जिसकी मुझे परवाह है? काय आगे बढ़ा, लेकिन उसी समय मरी जल्दी से उनके बीच आकर खड़ी हो गई और अपने आर्म्स फैला दिए। तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते, काय। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। माय, हट जाओ। नहीं, जिद करना बंद करो और मेरी बात सुनो। वह सही कह रही है, ओलिविया ने कहा। एक बार बारी क्या चाहती है वह सुन लो, हर बार उसके लिए डिसीजन लेने के बजाय। तुम उसकी जिंदगी कंट्रोल नहीं करते, वह खुद करती है, इसलिए उसकी बात सुनो। ओलिविया की बात पहले तो खाई को और गुस्सा दिला रही थी, लेकिन मरी की आंखों में डेस्परेशन देखकर वह थोड़ा शांत होने लगा और मरी ने मौका देखकर समझाना शुरू किया। मैं ही थी जो ओलिविया के पास गई थी। मैंने ही उससे कहा था मुझे टर्न करने के लिए। अभी तुम्हारा बिहेवियर देख लो। यही वजह है कि मैं तुम्हारे या गैरी के पास नहीं जा सकती थी। मुझे पता है तुम लोग मेरी परवाह करते हो, इसलिए तुम बस कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, साइड बाय साइड, पीछे कहीं नहीं। अगर तुम कहते कि मुझे यह करने की जरूरत नहीं, कि मैं दूसरे तरीके से हेल्प कर सकती हूं, लेकिन मैं अपनी तरह से हेल्प करना चाहती हूं। जब हम मिड वॉक से लड़े थे, अगर इनू नहीं होता, अगर इजी नहीं होती, तो मैं मर जाती। मुझे पता है, इसलिए मैं वैसे ही तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी जैसी मैं थी। मुझे बदलना था। इसलिए ओलिविया को ब्लेम मत करो। यह सब मेरा खुद का चॉइस था। काय का आर्म धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और उसकी आंखों की ब्लू ग्लो भी खत्म हो गई। मैं सोचता था कि मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन वह सही है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बाद गैरी इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि ओलिविया ही वह थी जिसने मरी को वेयरवुल्फ में टर्न किया था। काय की रिएक्शन साफ दिखा रही थी कि वह रिस्पॉन्सिबल नहीं था और मिडवैक को भी लिस्ट से रूल आउट कर दिया गया था। ओलिविया के पास्ट एक्शंस को देखते हुए, खासकर जब उसने whip का इस्तेमाल करके पूरे ग्रुप को बचाया था, गैरी के लिए यह इमेजिन करना भी मुश्किल था कि वह किसी हार्मफुल इंटेंशन से ऐसा करेगी। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मरी सेफ थी और अब गैरी को उस नई रियलिटी का सामना करना था जो उसके सामने खड़ी थी। अब जब वह वेयरवुल्फ बन चुकी है, तो चांसेस काफी है कि वह सिर्फ गैंग मैटर्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी। फ्यूचर में मिडवॉक का ओल्ड पैक भी उसके पीछे आ सकता है। उस केस में सबसे अच्छा यही होगा कि मैं उसे इवॉल्व होने दूं और उसे एक क्लास असाइन कर दूं। गैरी पहले खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका था, इसलिए उसे पता था कि क्लास रिसीव करने की प्रोसेस काफी पेनफुल होती है। काय का ट्रांसफॉर्मेशन याद करते हुए और ओलिविया की वह कंप्लेंट भी कि उसे पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, गैरी ने डिसाइड किया कि इस बार वह मरी को पहले ही वार्न कर देगा। उसने तुरंत उसे एक टेक्स्ट भेज दिया। अपने डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए गैरी हल्का सा मुस्कुराया और अपना पैक टैब खोल लिया। फिर उसने मरी पर रिक्वायर्ड पॉन पॉइंट्स एलोकेट कर दिए और सिस्टम ने ठीक वैसी ही रिएक्शन दी जैसी वह एक्सपेक्ट कर रहा था। Congratulations, your pawn grade Beta Wolf is now a Knight grade. The Beta Wolf Marie is now able to select from one of the following classes. Congratulations, one of your Beta Werewolves, Maida Grace has been upgraded to Knight grade.
You may now select her class Hunter class. A werewolf, Hunter is fast, agile, and sneaky. They focus on killing their prey quickly, out of sight and from the shadows. They are able to track their targets from a great distance and have great focus. Class perks include more and better marks, improved tracking. यह वही क्लास थी जो गैरी ने ओलिविया को असाइन की थी। हंटर होना काफी हैंडी था क्योंकि गैरी टारगेट्स को मार्क कर सकता था जिससे ओलिविया को पावर बूस्ट मिल जाता था। हालांकि ओलिविया भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसके पास खुद का सिस्टम नहीं था, इसलिए वह ये काम सबकॉन्शियसली करती, और वह भी तब जब किसी टारगेट के लिए उसकी किलिंग इंटेंट किसी अननोन लेवल से ऊपर पहुंच जाती। ट्रैकिंग फीचर्स को लेकर गैरी का थियरी यह था कि हंटर क्लास वेयरवुल्व्स के मार्क्स की डिटेक्शन रेंज ज्यादा होती है। उसने पहले भी रियलाइज किया था कि जिन लोगों को उसने मार्क किया था, जैसे टॉम या उसकी सिस्टर, उनकी प्रेजेंस डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ और फेंट होती जाती थी। इसी वजह से भले ही उसे पता चल जाता कि उसके किसी फ्रेंड पर ट्रबल आया है, लेकिन सिर्फ उस सेंट को फॉलो करके उन्हें ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि उनके पैक में पहले से ही एक हंटर मौजूद था। गैरी को लगा कि दूसरा हंटर होना रियली नेसेसरी नहीं है। उसके डिसीजन का एक रीजन यह भी था कि सिस्टम ने भी इस ऑप्शन को रेकमेंड नहीं किया था। Warrior class werewolf warriors can be considered the vanguards of their pack. They lead their pack into battle with their great strength. They have exceptional fighting ability and courage, but it is because of this trait that they also boast the highest fatality rate. Class perks include wide range of skills to select from, large energy pool. ये ऑप्शन वही था जो गैरी ने खुद के लिए चूज किया था। ये एक स्ट्रॉन्ग क्लास थी और बाकी ऑप्शंस के अनलाइक गैरी को पहले से पता था कि इसके एडवांस्ड ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। हालांकि उसे नहीं लगता था कि डार्क वॉरियर का रोल मरी के लिए सूटेबल होगा, लेकिन फ्यूचर में उसे पैलेडिन क्लास में प्रमोट करना शायद बुरा भी नहीं होगा। लेकिन जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वह यह है कि इसमें लिखा है कि इनकी फेटालिटी रेट सबसे ज्यादा होती है। आगे की क्लासेस अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास इतने पॉइंट्स होंगे भी या नहीं कि मैं उसे उस ग्रेड तक पहुंचा सकूं जहां वह अपनी नेक्स्ट क्लास सेलेक्ट कर सके। और ऑनेस्टली मुझे यह भी नहीं पता कि बाकी दो क्लासेस की क्लास प्रमोशंस कैसी होती हैं। हो सकता है वे उतनी ही अच्छी हो या उनसे भी बेटर। Protector Class A Werewolf. Protector boasts one of the sturdiest bodies of their race. They use their own body to shield their fellow pack members from any harm, making sure they will survive. Class perks include extra endurance, faster healing. Kai के unlike, मरी के पास सिर्फ 3 बेस क्लासेस का ही एक्सेस है। क्या इसका मतलब यह है कि उसे एक्स्ट्रा ऑप्शन सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि मैंने उसे अल्फा बाइट से टर्न किया था, या फिर वह प्योरली लक था, या इसका कनेक्शन नेचुरल एप्टीट्यूड से हो सकता है। इस बार सिस्टम ने भी इनमें से किसी ऑप्शन को रेकमेंड नहीं किया। क्या इसका मतलब है कि मरी सिंपली एक ऑलराउंडर है? गैरी ने यह सोचते हुए खुद से क्वेश्चन किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब उसे खुद अपनी क्लास प्रमोशन के टाइम चॉइस करनी थी, तब भी सिस्टम ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी। लास्ट ऑप्शन को देखते हुए गैरी को लगा कि मरी की स्मॉल स्टैचर उस इमेज से बिल्कुल मैच नहीं करती जो उसके माइंड में प्रोटेक्टर क्लास वेयरवुल्फ के लिए थी। उसे लगा यह रोल तो ऑस्टिन जैसे किसी बड़े मस्कुलर वॉल जैसे इंसान के लिए ज्यादा सूटेड होगा। और सच कहें तो गैरी ने अभी तक प्रोटेक्टर क्लास की एबिलिटीज या ट्रेट्स को एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, इसलिए यह थोड़ा रिस्क भरा डिसीजन था। लेकिन अगर क्लास पर्क्स को देखें तो प्रोटेक्टर क्लास का बिगेस्ट एडवांटेज यही लगता है कि इन्हें मारना बहुत मुश्किल होगा। हार्ड बॉडी और फास्ट हीलिंग। हालांकि नाम से लगता है कि ये सिर्फ डिफेंडर्स के तौर पर ही यूजफुल होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। और मरी को भी अपने रोल को कंप्लीटली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास चूज करने के बाद भी वह बैकलाइन सपोर्ट बनी रह सकती है। बस फर्क इतना होगा कि अब उसके पास एक्सट्रीम डिफेंस और ग्रेट हीलिंग का बेनिफिट होगा। इस तरह वह इतनी देर तक सरवाइव कर पाएगी कि हम में से कोई भी उसे किसी बैड सिचुएशन से बाहर निकाल सके। और मुझे लगता है काई भी इस चॉइस को सपोर्ट करेगा। जितना ज्यादा गैरी इसके बारे में सोचता गया, उतना ही वह खुद को कन्विंस करता गया कि यही उसके लिए ऑप्टिमल चॉइस है। You have selected the protector class. The process will now begin.
जब मरी अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी, उसी समय गैरी अपने बाकी बचे पॉइंट्स को देख रहा था। नंबर्स के हिसाब से उसके पास इतने पॉइंट्स थे कि वह खाई और ओलिविया दोनों को नेक्स्ट ग्रेड तक इवॉल्व कर सकता था। हालांकि इससे उनकी क्लास एडवांस होगी या नहीं, इस बारे में वह पूरी तरह श्योर नहीं था। आखिर उसकी खुद की क्लास प्रमोशन तो लेवल 25 तक पहुंचने का रिजल्ट थी, लेकिन उसके पैक मेंबर्स के पास तो कोई लेवल्स ही नहीं थे। शायद मुझे अभी यही रुक जाना चाहिए और अगली बार जब मैं उनसे पर्सनली मिलूं, तब यह करना चाहिए। चांसेस है कि उनके लिए भी मुझे दो ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा और उस समय उनका ओपिनियन लेना बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं खुद ही डिसीजन ले लूं। गैरी ने एक और टेक्स्ट भेजा और मरी से माफी मांगी कि इस समय वह जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रही होगी। उसने खाई को भी एक मैसेज भेजा कि अगर मरी अचानक एक्सट्रीम पेन में चली जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह क्योंकि वह हब्स उसी प्रोसेस से गुजर रही है जिससे वह खुद गुजरा था जब वह शेप शिफ्टर क्लास बना था। साथ ही उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी भी चेन में उसे अपडेट देते रहें। अपने आप से काफी सेटिस्फाइड महसूस करते हुए गैरी ने आखिरकार उस रात थोड़ी नींद लेने का फैसला किया। अगले दिन गैरी ऑल्टर्ड एकेडमी की क्लासेस में ऐसे अटेंड कर रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रिसेस के दौरान वह अपने दोस्तों से ऐसे बात कर रहा जैसे पिछला दिन बिल्कुल नॉर्मल रहा हो। वे अपने फ्यूचर लेसन्स के बारे में बात कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि पिछली एक्सपीरियंस के बाद अब वे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। गैरी ने नोटिस किया कि इजी यूजुअल से ज्यादा क्वाइट थी और शायद इसका रीजन उसका वूंड था जो अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही लेसन्स खत्म हुए, गैरी और नंबर को कहीं और जाना था। दोनों इतने लकी रहे थे कि वे अपने स्पेशल लेसन से ठीक एक दिन पहले वापस पहुंच गए थे और अब वे उसी तरफ जा रहे थे। स्लफ की सिचुएशन ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम ले लिया। इसका मतलब है कि ऑल्टर्ड असेसमेंट लेने और यहां से निकलने का डिसीजन लेने से पहले मुझे ऐसे दो और स्पेशल लेसन्स अटेंड करने होंगे। मैं अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुका हूं और बाकी लोगों को बता भी चुका हूं, गैरी ने सोचा। असल में उस दिन गैरी को ऑल्टर्ड से जो बूस्ट मिला था, वह उन बीस्ट से मिलने वाले बूस्ट से कहीं ज्यादा था जिनके क्रिस्टल्स निकाल दिए गए थे। तो ऑनेस्टली पहले की तरह अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर वह क्लासेस अटेंड करना बंद कर दे तो उसका बहुत नुकसान होगा। फिर भी उसे अभी अपना डेब्यू मैच लड़ना था ताकि वह ऑफिशियली एक प्रॉपर एएफसी फाइटर बन सके। दोनों क्रोली से मिले और साथ में हॉलवे से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे। वे उसी रूम में गए जहां पहले भी गए थे। वहां उन्होंने अपने रेड और ब्लू यूनिफॉर्म्स पहने और तभी उनकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसे वे लगभग भूल ही चुके थे। कोई ऐसा जिस पर नॉसबर्ग की उनकी विजिट का पर्सनल असर पड़ा था। जब उन्होंने स्टाई को देखा तो टीनेज लड़का बेहद टायर्ड लग रहा था। वह थका हुआ दिखाई दे रहा था जब वह अपना यूनिफॉर्म पहन रहा था, यहां तक कि उसने अपनी लेग को आर्म पॉकेट में डाल दिया और कुछ बार यूनिफॉर्म उल्टी तरफ से पहनने की कोशिश कर बैठा। यह साफ था कि वह मेंटली सही हालत में नहीं था। जब नंबर ने उसे देखा तो वह चाहकर भी एक बात मानने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे उस लड़के के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। भले ही वह ग्रेड ए स्कमबैग था, लेकिन फिर भी वह एक बच्चा था जिसने अभी अभी अपने फादर को खो दिया था, भले ही वह स्कैटरबग्स का लीडर ही क्यों न रहा हो। जब वे एएफए में वापस मिले थे, नंबर को उम्मीद थी कि स्टाई पागल हो जाएगा, शायद उन दोनों पर अटैक करेगा या उन पर चिल्लाएगा। लेकिन उसने गैरी या नंबर से एक भी वर्ड नहीं कहा था। फादर को खोना, चाहे वह कितना भी बड़ा डेक क्यों न हो, किसी के लिए भी बुरा होगा, नंबर ने सोचा। हालांकि वह जानता था कि हैरी कार्डेनेज ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके लिए वह किसी रियल फादर से कम नहीं था और उसे पता था कि अगर उनके साथ कुछ हो गया तो उसका दिल टूट जाएगा। शायद किसी ऐसे इंसान को खोना जिससे तुम सच में रिलेटेड हो, उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता होगा। तभी उन्होंने देखा कि अपोलो उनकी तरफ आ रहा था और आकर गैरी के ठीक सामने रुक गया। तुम कुछ समय के लिए अवे थे। मैं तो सोचने लगा था कि तुम एकेडमी छोड़कर चले जाओगे। अपोलो मुस्कुराया। लेकिन फिर मैंने सुना कि तुम्हारी गैंग ने स्कैटरबग्स को टेक ओवर कर लिया है। मैं बस गेस कर सकता हूं कि तुम वापस उसी वजह से गए थे। नंबा अंदर ही अंदर हल्का सा स्mirk करने लगा। काश तुम्हें पता होता कि इसमें उसका एक्चुअल रोल क्या था। तुम्हारी गैंग इंप्रेसिव है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अपोलो ने ग्रीन हेयर्ड टीनेजर की फिर से तारीफ की। बस तुम्हें बता दूं, मेरी फैमिली ने स्टाई को अपने साथ लेने का डिसीजन किया है, इसलिए ज्यादा बुरा फील मत करना।
ऐसा नहीं है कि इस डिसीजन में तुम्हारा कोई रोल था। ये सिचुएशन खराब है, लेकिन ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब चलो इस असेसमेंट को शुरू करते हैं। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा स्मूथली। लेकिन गैरी ने अपना मुंह बंद ही रखा, कहीं वह खुद ही इसे जिंक्स कर दे। वह फ्यूचर एकेडमी मैटर से दूर रहना ही प्रेफर करता था, क्योंकि वैसे भी वह जल्द ही यहां से जाने वाला था। आज के असेसमेंट के बारे में मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, क्रॉली ने उन्हें बताया। इंस्पेक्शन के दौरान दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए आज के लिए जो बीस्ट चुना गया है वह खास तौर पर काफी स्ट्रांग है। अपनी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं कि तुम सब साथ मिलकर काम करो। आज का दिन यह प्रूव करने का नहीं है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हारा मेन फोकस इस एनकाउंटर से सर्वाइव करना होना चाहिए। गैरी तैयार था। अपने टीचर की वार्निंग के बावजूद उसे जरा भी डर महसूस नहीं हो रहा था। मिडवैक के साथ अपनी फाइट के बाद एक बीस्ट उसे उसके मुकाबले काफी छोटा चैलेंज लग रहा था, लेकिन फिर भी यह उसके स्ट्रॉन्गर बनने के जर्नी में एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन था। आखिरकार उसके पीछे एक पावरफुल वेयरवुल्फ था जो अब हर महीने उसकी पोजीशन लेने की कोशिश करने वाला था। लेट्स गो। क्रॉली पहले बता चुका था कि अगर कभी उन्हें स्पेशल लेसन साथ में करना पड़ा तो इसका मतलब होगा कि जिस बीस्ट का वे सामना करने वाले हैं वह काफी स्ट्रांग होगा। इसलिए जब वे सब यूजुअल रूम में दाखिल हुए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सभी थोड़ा नर्वस थे। गैरी ने ऊपर ऑब्जर्विंग रूम की तरफ देखा। वन वे मिरर होने की वजह से वह अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वहां लोग मौजूद हैं। सबसे ज्यादा चांसेस यही थे कि एनआरवी के लोग फिर से आए हों और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हों। कोई मार्क नहीं। लगता है इस बार टॉम नहीं आ पाया। गैरी ने मन ही मन सोचा। पहले मैं अपनी पावर्स छुपाने को लेकर थोड़ा नर्वस रहता था, यह सोचकर कि वे लोग क्या करेंगे। लेकिन एकेडमी ने अभी तक मुझे काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, और बाहर अगर कोई मुझ तक पहुंचना चाहे तो उसे पहले हाउलर से होकर गुजरना पड़ेगा। स्टाई को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स सामने वाले डोर से निकलने वाली चीज के लिए रेडी दिख रहे थे। स्टाई अभी भी एब्सेंट माइंडेड लग रहा था। उसके क्लासमेट्स को साफ समझ आ रहा था कि आज वह ऐसा इंसान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। उसमें बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं दिख रही थी, जैसे वह बस किसी तरह सब कुछ कर रहा हो। दूसरी तरफ गैरी का बिहेवियर भी इस बार अलग था। पीछे हटने की बजाय वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जब तक कि वह अपोलो के बिल्कुल बराबर आकर खड़ा नहीं हो गया। ओ, तो इस बार तुम हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हो? अपोलो ने पूछा। तुम अकेले नहीं हो। पिछली बार जेडन के अगेंस्ट हम में से कोई ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। कोई रीजन है कि मैं हमेशा टॉप पर रहता हूं। गैरी को पूरी तरह यकीन नहीं था कि वह इमेजिन कर रहा है या सच में कुछ हो रहा है, लेकिन अपोलो के हैंड्स के बीच कुछ स्ट्रेंज महसूस हो रहा था। उसकी फिंगर्स के आसपास फ्रॉस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे। क्या उसने अपने ऑल्टर्ड फॉर्म के साथ कोई स्किल यूज करना सीख लिया? गैरी ने सोचा। यह एक्शिन की येलो इलेक्ट्रिसिटी से अलग लग रहा था। अपोलो की एनर्जी ब्लू कलर की थी, लेकिन अभी उसके पास इस बारे में सोचने का टाइम नहीं था, या ये वरी करने का कि बाकी लोग कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। डोर के खुलने की आवाज सुनकर सबकी बातें रुक गई। सभी की नजर उस बीस्ट पर टिक गई जो धीरे धीरे अंदर आ रहा था। नीचे की तरफ सबसे पहले बड़े बड़े मस्कुलर लेग्स दिखाई दिए, और उनके बीच कुछ होल्स भी थे। जब उन्होंने उसे साफ देखा तो वह हॉर्स के लोअर बॉडी जैसा लग रहा था। यह देखकर सभी को काफी सरप्राइज हुआ। उन्होंने सोचा था कि एनिमी बड़ा और बल्की होगा, लेकिन यह तो कंपैरेटिवली छोटा और कॉम्पैक्ट था। डोर और ऊपर उठने पर उसका चेस्ट दिखाई दिया, जो लगभग एक ह्यूमन जैसा था। एक शानदार मस्कुलर बॉडी ह्यूमन हैंड्स के साथ। अब तक वह किसी मिथिकल क्रीचर जैसा लग रहा था, जैसे लेजेंड्स का सेंटोर। लेकिन इसमें कुछ अलग था, क्योंकि उसका हेड वहां नहीं था जहां नॉर्मली होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक नेक था, लेकिन वह कहीं नहीं जा रहा था, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। ध्यान से देखने पर उन्होंने नोटिस किया कि उसका फेस एक्चुअली उसके चेस्ट के बीच में था, उसके पेक्स के बीच से थोड़ा बाहर निकला हुआ। वह उनकी तरफ देख रहा था, पूरी तरह व्हाइट आइज के साथ, और मुस्कुरा रहा था। यह किसी भी बीस्ट जैसा नहीं लग रहा जिसे मैंने पहले कभी देखा हो, वो शॉक में बोला। हाँ, यह तो मेरे नाइटमेयर से निकली किसी चीज जैसा लग रहा है, नंबर ने कहा। एएफए में एनआरवी टीम के हेड जेम्स अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था।
असल में वह बाहर से भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ से चेहरा ढककर उसे छुपाने की कोशिश की। इन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वे किस चीज का सामना करने वाले हैं, लेकिन बीस्ट्स की स्टडी किसी करिकुलम का पार्ट नहीं है, इसलिए यह सरप्राइजिंग नहीं है। अगर हम इन्हें बता भी दें कि यह एक बोनाफाइड ह्यूमनॉइड बीस्ट है, तो भी वे उसके इम्प्लीकेशंस नहीं समझ पाएंगे। एनआईआरवी ने बीस्ट्स पर काफी रिसर्च की थी, खासकर तब से जब उन्होंने फॉसिल से उन्हें रिक्रिएट करना शुरू किया था। जैसा कि पहले बताया गया था, अलग अलग बीस्ट्स अलग अमाउंट की एनर्जी इमिट करते थे, और एनर्जी लेवल पता करने का सबसे रिलायबल तरीका था उनकी डेथ के बाद क्रिस्टल्स को एनालाइज करना। लेकिन जितना ज्यादा डेटा एनआईआरवी को मिला, उतना ही वे फॉसिल्स देखकर बीस्ट की स्ट्रेंथ एस्टिमेट करने में बेटर होते गए। फिर भी एक चीज थी जिसने उनकी पूरी नॉलेज को चैलेंज कर दिया था, और वह थे ह्यूमनॉइड बीस्ट्स। कभी कभी उनकी डेथ के बाद मिलने वाले क्रिस्टल्स बहुत कम एनर्जी शो करते थे, लेकिन बैटल में वे किसी भी दूसरे बीस्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकलते थे। एनआरवी ने यह बात मुश्किल तरीके से सीखी थी। आखिरकार उन्होंने कंक्लूड किया कि ह्यूमनॉइड बीस्ट्स अक्सर अपने एनर्जी टियर के टॉप क्लास बीस्ट्स होते हैं। मतलब, यह फाइट आसान नहीं होने वाली थी। जब डोर पूरी तरह ऊपर उठ गया, तो बीस्ट ने अपनी लेग्स को फ्लोर पर स्क्रैप करना शुरू किया। कुछ ही सेकंड्स बाद वह ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स की तरफ चार्ज कर गया। हमें पहले देखना चाहिए कि यह क्या कर सकता है, फिर अटैक करना चाहिए, सही? नंबर ने गैरी से पूछा, जो अभी तक कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने वेट नहीं किया। वो आगे बढ़ गया। वह सेंटोर बीस्ट से स्ट्रेंथ में भिड़ना चाहता था। उसके हेड से एंटेनास निकल आए, और उसका बॉडी थोड़ा बल्ज हो गया। क्योंकि बीस्ट के बॉडी पर कोई ऑब्वियस डेडली वेपन नहीं दिख रहा था, वू को लगा कि यह उसके लिए परफेक्ट अपोनेंट है। अगले ही मोमेंट दोनों टकराए, लेकिन वू तुरंत पीछे धकेल दिया गया। इतनी ताकत इतनी छोटी बॉडी के बावजूद यह सेंटिपीड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक सेंटोर ने वू को जमीन से उठा लिया। यह देखकर स्नो हेल्प करने के लिए कूद पड़ा। अपने पावरफुल लेग्स के साथ वह सेंटोर के साइड पर अटैक करने आया, लेकिन सेंटोर ने तुरंत रिएक्शन दिया और वू को सीधे स्नो की तरफ फेंक दिया। दोनों जमीन पर गिरकर लुढ़क गए। ही उसके चेस्ट पर मौजूद फेस से एक भयानक आवाज निकली, जैसे कोई विकेड लाफ्टर हो। उसी मोमेंट ऊपर से एक भारी फिस्ट नीचे आ रहा था। अपोलो हवा में था। उसने दोनों हैंड्स को जोड़कर हैमर स्ट्राइक की तरह अटैक किया। जब उसका स्ट्राइक नीचे आया, तो उसके हैंड्स के साथ ठंडी हवा का एक ब्लिजर्ड सा इफेक्ट भी दिखाई दिया। उसका अटैक फ्लोर पर जा गिरा। टारगेट मिस हो गया, लेकिन नीचे की टाइल्स पूरी तरह टूट गई। यह बेहद पावरफुल स्ट्राइक था, लेकिन सेंटोर बीस्ट पहले ही डिस्टेंस बनाकर खड़ा था और अभी भी मुस्कुरा रहा था। यह चीज बहुत फास्ट है और ऐसा लग रहा है जैसे हमें टीज कर रही हो, नंबर ने कहा। वह सोच रहा था कि उसकी एक्सप्लोसिव स्पीड इससे कंपीट कर पाएगी, या उसका भी वही हाल होगा जो वू का हुआ। लगता है अपोलो ने सच में एक स्किल सीख ली है, और वह भी इतने कम टाइम में। लेकिन मैं भी अब पहले जैसा नहीं हूं। गैरी आगे चलने लगा। उसी मोमेंट एक और चीज हुई। स्पेशल लेसन हमेशा दिन का लास्ट लेसन होता था, और यह लेट आफ्टरनून में होता था। अब टाइम ठीक शाम 6 बज चुका था। While the night sky is out, your werewolf self will receive a large boost in your energy. Your energy is now doubled. All skills have temporarily increased in level. Gary अब centaur के काफी करीब आ चुका था। Beast अभी भी मूव नहीं कर रहा था। उसमें एक ह्यूमन ट्रेट था, arrogance. वह ओवर कॉन्फिडेंट था, और यही उसकी डाउनफॉल बनने वाली थी। गैरी ने अपने आर्म्स और लेग्स ट्रांसफॉर्म कर लिए। स्किल एक्टिवेटेड लीथल पाउंस लेवल 2, उसका पूरा बॉडी एक डायरेक्शन में सेंटोर से दूर जंप कर गया। बीस्ट ने अपना बॉडी घुमाया, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ करे, गैरी दूसरी बार जंप कर चुका था। यह लीथल पाउंस लेवल 2 स्किल का हिस्सा था। टारगेट तक पहुंचते ही गैरी का ट्रांसफॉर्म्ड हैंड सीधे उसके चेस्ट के आर पार चला गया। उसकी आर्म बीस्ट के बॉडी के अंदर थी, और वह हवा में उसके हेड को पकड़ चुका था। एक मोमेंट पहले तक सब लोग अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करने के लिए रेडी थे। अपोलो, वू और स्नो को बीस्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए देखकर उन्हें समझ आ गया था कि यह बैटल आसान नहीं होने वाली, और हमेशा की तरह उनके माइंड के पीछे एक थॉट जरूर आ रहा था। क्या होगा अगर इस बार वे स्ट्रांग इनफ नहीं हुए? ऐसी सिचुएशंस ही उन्हें ग्रो करने का मौका देती थी। लेकिन जो भी टेंशन और इमोशंस उनके अंदर जमा हो गए थे, वह सब एक ही मोमेंट में गायब हो गए। सभी की नजर गैरी पर थी।
उसने अपना हैंड बीस्ट के बॉडी से बाहर खींच लिया था और दोनों फीट जमीन पर फर्मली टिकाकर खड़ा था। बीस्ट जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। साफ था कि वह मर चुका था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, इतनी तेजी से, और बिना किसी स्ट्रगल के। यू, अपोलो ने गैरी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन पहली बार उसके पास आगे बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे। एकेडमी में जितनी भी बार वे मिले थे, अपोलो हमेशा खुद को टॉप पर महसूस करता था। उसे लगता था कि वह गैरी से सुपीरियर है, भले ही वह उसकी स्ट्रेंथ में इंटरेस्ट रखता था। लेकिन अभी जो उसने देखा, उसके बाद खुद से यह बात कहना भी मुश्किल हो गया था। फिर उसने सिर हिलाया और हल्की सी स्माइल आ गई। मैं सोचता था कि मैं पहले से ही तुमसे काफी आगे हूं। मुझे लगता था कि मैं बहुत फास्ट ग्रो कर रहा हूं और हमारे बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मैंने तुम्हारे ज्यादातर स्किल्स देखे थे जब तुमने जेडन से फाइट की थी, लेकिन अब तुम इस लेवल पर हो। तुम आखिर कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हो और तुम्हारा पीक कब आएगा? बस एक मोमेंट के लिए अपोलो थोड़ा डाउन फील कर रहा था, या सही कहें तो शॉक में था। वह सोच रहा था कि जब लोग उसकी पावर देखते होंगे तो शायद वे भी ऐसा ही फील करते होंगे। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यह एक्चुअली एक अच्छी बात है। उसकी एज का कोई इंसान था जो उसके जैसा स्ट्रांग था और उसके लिए कंपटीशन बन सकता था। इसका मतलब था कि अगर उसे फ्यूचर में अपनी गैंग लीड करनी है और उन्हें नई हाइट्स तक ले जाना है, तो उसे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। पहले मुझे डाउट था, लेकिन अगर तुम्हारी गैंग भी तुम्हारी तरह स्पेशल है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही दुनिया सीखेगी कि एक नया किंग आ चुका है। सवाल बस इतना है कि तुम राइज करने के लिए किस किंग को गिराओगे? अपोलो ने सोचा। जब भी कोई बीस्ट डिफीट होता था तो एनआरवी के वर्कर्स की एक टीम आती थी। वे बीस्ट को डिसेक्ट करते थे ताकि उसके अंदर से क्रिस्टल मिल सके। इस बार वे थोड़े स्लो थे, शायद इसलिए क्योंकि बीस्ट इतनी तेजी से मारा गया था। इन लोगों को देखो, साफ पता चल रहा है कि गैरी ने इन्हें शॉक कर दिया है। नंबर ने सोचा। वू और स्नो तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि गैरी ने अभी तक उन्हें अपनी सारी पावर्स भी नहीं दिखाई हैं, क्योंकि वह दिखा नहीं सकता। नंबर खुद को लकी फील कर रहा था। लकी कि उसकी मुलाकात गैरी जैसे इंसान से हुई, और यह भी कि अब उसका फैमिली कनेक्शन गैरी से जुड़ चुका था। जब तक वह उसके साथ है, उसे लगता था कि वे बहुत बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। आखिरकार जब वर्कर्स आए तो उन्होंने अपना यूजुअल काम शुरू किया, और एक बार फिर गैरी को रिक्वेस्ट दी गई। उसे बीस्ट का बॉडी ले जाने की परमिशन मिल गई। गैरी ने बीस्ट के बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखा। सरप्राइजिंगली, क्योंकि यह ज्यादा ह्यूमन लाइक था, यह वही टाइप का फूड था जिसकी वह अब तक आदत डाल चुका था। इस बीस्ट के बॉडी में यूजुअल से ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। थोड़ा अफसोस है। मैं सोच रहा था कि शायद इसका क्रिस्टल मिल जाए और वह मुझे और हेल्प करे, लेकिन क्रिस्टल वहां नहीं था जहां मुझे उम्मीद थी। बीस्ट को कंज्यूम करने के बाद गैरी ने अपने स्टैट्स में इंक्रीज देखा। डेक्सटेरिटी 45-47, एंड्योरेंस 48। 49 ये यूजुअल से ज्यादा स्टैट पॉइंट्स थे, लेकिन अब उसके स्टैट्स इतने हाई हो चुके थे कि ये इंक्रीज बहुत छोटा लग रहा था, और सच में महसूस भी छोटा ही हो रहा था। शायद ये लॉजिकल है कि इंप्रूवमेंट ज्यादा फील नहीं हो रहा। अगर किसी के पास 1000 स्टैट्स हो और उसे एक पॉइंट मिले, तो 1000 और 1001 में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी के पास एक स्टैट हो और वह 2 हो जाए, तो वह डबल हो जाता है। फिर भी फाइट में छोटा सा डिफरेंस भी रिजल्ट बदल सकता है। जब गैरी स्पेशल रूम में बीस्ट को कंज्यूम कर रहा था, उसी समय एक और इंसान था जो आज के स्पेशल लेसन के रिजल्ट से सरप्राइज था। मैंने यह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, जेम्स ने सोचा। वह कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ गया और फिर से फुटेज देखने लगा। उसने गैरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा और ह्यूमनॉइड बीस्ट की डिफीट। यह ह्यूमनॉइड बीस्ट उनके लिए एक रियल टेस्ट होना चाहिए था। सच कहूं तो अगर आज उनमें से कोई मर जाता तो मुझे सरप्राइज नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। उसने सिर उठाकर बाकी लोगों की तरफ देखा। क्या तुम लोगों ने स्टूडेंट्स के ऑल्टर्ड फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन गैदर की, जैसा मैंने कहा था? जेम्स ने पूछा। एक और एम्प्लॉई अपनी सीट से खड़ा हो गया। हमने चेक किया था। हमने दूसरे कंपनी से इंफॉर्मेशन भी खरीदी, ये देखने के लिए कि कहीं उनके पास वुल्फ टाइप ऑल्टर्ड फॉर्म का कोई रिकॉर्ड है या नहीं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हालांकि जब हम एनआरवी फाइल्स को थोड़ा और डीप चेक कर रहे थे, तो हमें इससे रिलेटेड कुछ मिला।
जेम्स अब गैरी को लेकर और ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली सर, मैं उन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाया, एम्प्लॉय ने जवाब दिया। एक्सेस नहीं कर पाए? क्या तुमने मेरा एक्सेस कोड यूज किया? जेम्स ने पूछा। जी सर, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आपकी तरफ से थी, मैंने ऑफिशियल एक्सेस रिक्वेस्ट भी भेजी। मुझे लगा शायद कोई मिस्टेक हो। आखिर ये सिर्फ किसी वुल्फ टाइप ऑल्टर्ड की इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई। एनआरवी की ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे जेम्स लेवल का एम्प्लॉय भी एक्सेस नहीं कर सकता था। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अगर मुझे एक्सेस नहीं मिल सकता, तो मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। और अगर तुमने एक ह्यूमनॉइड बीस्ट को इतनी आसानी से डिफीट कर दिया है, तो नेक्स्ट स्पेशल लेसन का लेवल बढ़ाना ही फेयर होगा। जेम्स ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। फीनिक्स गैंग पूरे देश की सबसे मशहूर टियर 1 गैंग्स में से एक थी। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका लीडर सिन था, जो अपने पावर दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता था। जहां ज्यादातर किंग्स पर्दे के पीछे से चुपचाप राज करना पसंद करते थे, वहीं सिन बिल्कुल उल्टा था। वह खुलेआम अपना चेहरा दिखाता था और अक्सर खुद फ्रंट लाइन में लड़ता था, खासकर तब जब कोई ग्रुप उसे परेशान कर देता। इतना सार्वजनिक चेहरा होने के बावजूद भी दूसरे किंग्स ने कभी उसके पीछे जाने या उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश नहीं की। कई मायनों में यह दिखाता कि फीनिक्स गैंग की ताकत कितनी बड़ी थी, और यही वह वजह थी जिसके कारण एक छोटे से ट्री शहर के दो लोग, रेवन और गिल, ने इस गैंग में शामिल होने का फैसला किया था। उन दोनों के पास स्लफ में पीछे छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गिल के माता पिता उसे बहुत पहले छोड़ चुके थे। उसकी लगातार मुसीबतों में पड़ने की आदत ने आखिरकार उन्हें अपने बेटे से हार मानने पर मजबूर कर दिया था। जहां तक रेवन की बात थी, उसके माता पिता भी काफी पहले मर चुके थे। उसे और उसके भाई को अकेला छोड़कर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश में उसने अपने दो दोस्तों ब्रेंडन और यीवन के साथ मिलकर ग्रे एलिफेंट्स गैंग बनाई थी, जो बाद में स्लव की दो सबसे ताकतवर गैंग्स में से एक बन गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके दोस्त और उसका भाई, सबने गलत लोगों से पंगा ले लिया था, और आखिरकार सब मारे गए। जैसे किस्मत ने उन्हें एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया हो, रेवन और गिल के पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। लेकिन उनके पास एक साफ लक्ष्य था, और वह था उस इंसान को सजा देना जिसे वे अपनी सारी हाल की मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे, गैरी डेम। दुर्भाग्य से वे ये काम अकेले नहीं कर सकते थे। वे दोनों उसकी ताकत देख चुके थे। अंडरडॉग्स को हराकर उसने खुद को साबित कर दिया था, और अब डी फैक्टो सबसे ताकतवर गैंग में होने की वजह से वह लगभग एक विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी की तरह अछूता हो गया था। इसलिए उन्हें मदद की जरूरत थी। इसी वजह से रेवन ने शहर छोड़कर फीनिक्स गैंग में शामिल होने का फैसला किया। टियर 3 शहर से आने के कारण भले ही रेवन एक बड़ी गैंग का वाइस लीडर रह चुका था, फिर भी उसे नीचे से शुरुआत करनी पड़ी, ठीक गिल की तरह। फिर भी इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे दोनों हर काम के लिए तुरंत आगे आ जाते थे, चाहे गैंग के किसी हाइडआउट की सफाई करनी हो, या फिर लाशों को ठिकाने लगाना हो, या अपराधों के सबूत मिटाने हो। वह सारे गंदे काम जिन्हें कोई करना पसंद नहीं करता था, वे दोनों बिना हिचक कर देते थे। और इसी वजह से जल्द ही उन्होंने बाकी लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ दिया। भयानक नजारों से वे पहले ही अनजान नहीं थे, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते थे जिन्हें देखकर कोई भी सामान्य इंसान बेहोश हो जाता। फिर भी धीरे धीरे वे ऐसी चीजों के प्रति सुन्न होते चले गए। जब उन्हें उनका पहला असली काम दिया गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जितना सोचते थे, उससे ही ज्यादा आसानी से वह सब कर पा रहे थे। धीरे धीरे लोग उनकी प्रतिभा पर ध्यान देने लगे। उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण काम मिलने लगे, ऐसे काम जिनके लिए उन्हें और मजबूत होना जरूरी था। रेवन हमेशा से एक कुशल फाइटर था, और गिल के पास अपने रग दिनों से ही प्राकृतिक ताकत और फुर्ती थी। दोनों अक्सर एक दूसरे के खिलाफ ट्रेनिंग करते थे और अपनी लड़ाई की स्किल्स को लगातार सुधारते रहे थे। लेकिन यह सब भी काफी नहीं था। टियर 1 गैंग में उनके जैसे कुशल या ताकतवर लोग बहुत थे। आखिरकार वे एक दीवार से टकरा गए। अगर वे ऊंचे पद पर नहीं पहुंचते, तो उनके पास कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो लोग ऊपर तक पहुंचते थे, वे कम से कम ऑल्टर्ड होते थे। और ये कुछ ऐसा था जो वे कभी नहीं बन सकते थे, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन उनकी यह इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली थी। फीनिक्स गैंग के लीडर होने के कारण सिन से मिलना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। न सिर्फ इसलिए कि उनका रैंक बहुत नीचे था, बल्कि इसलिए भी कि सिन अक्सर अपने कामों में बाहर ही रहता था। फिर भी किसी ऐसी वजह से जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे,
एक दिन उन्हें उसके सामने बुलाया गया। सिन को स्लाफ में कुछ दिलचस्पी हो गई थी, और क्योंकि वे दोनों उसी शहर के रहने वाले थे, उसने उनसे उस जगह के बारे में सारी जानकारी मांगी। उन्होंने जो कुछ भी जानते थे सब बता दिया। खासतौर पर रेवन ने अंडरवर्ल्ड के बारे में विस्तार से बताया। अंडरडॉग्स कैसे काम करते थे, हाउलर्स के कौन कौन से सदस्य थे, और भी बहुत कुछ। कुछ दिन बाद जब वे दोनों अपने सामान्य काम कर रहे थे, उन्हें फिर से बुलाया गया। लेकिन इस बार उन्हें पहाड़ों में बने एक बड़े विला में जाना था, जो समुद्र की ओर देखता था। रेवन और गिल घबराए हुए बैठे थे। चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे, और सिन गहरे लाल रंग की जैकेट पहने अपनी बालकनी से समुद्र का नजारा देख रहा था। मैंने तुम दोनों को फिर बुलाया है, सिन ने कहा बिना पीछे मुड़े, क्योंकि मैं तुम्हें उस जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहता था जो तुमने पहले दी थी। मैं एक न्यायप्रिय बॉस हूं। जो लोग मददगार होते हैं, मैं उन्हें इनाम देता हूं, और इस मामले में तुम दोनों बहुत मददगार रहे हो। साइड में खड़े एक आदमी जिसने सनग्लासेस पहन रखे थे आगे आया। उसके हाथ में एक मेटल ब्रीफकेस था। उसने उसे मेज पर जोर से पटका और खोल दिया। अंदर दो सिरिंज रखी हुई थी। क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूं? गिल के अंदर उत्साह उमड़ पड़ा। मैंने सिर्फ दूसरों को इसके बारे में बात करते सुना है। ऑल्टर्ड बनने का नया तरीका, ऑल्टर्ड सोल्यूशन। क्या वह सच में हमें ऑल्टर्ड बनने का मौका दे रहा है? गिल खुशी से पागल होने वाला था, लेकिन रेवन के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि जब उसने उस सिरिंज को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अंदर का तरल थोड़ा काला था, और वह ऐसे हिल रहा था जैसे वह जिंदा हो। ये ये तो बिल्कुल उसी तरल जैसा लग रहा है जिसे उसने हमसे ग्रे एलिफेंट्स में फैलाने के लिए कहा था, और उसी ने उन्हें उन बेजान राक्षसों में बदल दिया था। सिन मुड़ा, और जैसे ही उसने रेवन के चेहरे की तरफ देखा, वह तुरंत समझ गया। तुम्हारे चेहरे से लगता है तुमने इसे पहले देखा है। रेवन सच में हैरान था, क्योंकि उनकी पिछली मुलाकात में सिन उसे लगभग भूल ही गया था। मुझे पता है तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता क्या है, सिन ने कहा, तो मैं तुम्हें शांत कर देता हूं। इस सॉल्यूशन को अब बहुत बेहतर बना दिया गया है। सोचकर देखो, मुझे अपने ही दो आदमियों को क्रेज्ड ऑल्टर्ड बनाकर क्या मिलेगा? अगर मुझे तुमसे छुटकारा पाना ही होता, तो क्या मैं इतनी झंझट करता? मैं तुम्हें यह मौका इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों के लिए बड़े प्लान हैं। स्लव छोड़ने के पीछे तुम्हारे जो भी कारण हो, अगर तुम इसे ले लेते हो, तो तुम बिना किसी परेशानी के वापस जा सकोगे। और एक कदम आगे बढ़कर यह तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी वफादारी का इनाम। मैं तुम्हें इसे लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। रेवन ने फिर सिरिंज की तरफ देखा। यह उस सिरिंज से थोड़ा अलग था जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। काले रंग की परत बाकी तरल के ऊपर तैरती हुई सी लग रही थी, उसमें पूरी तरह घुली हुई नहीं थी। और पिछली बार पूरे सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसका एक हिस्सा। शायद वही वजह थी उन भयानक साइड इफेक्ट्स की। गैरी लगातार मजबूत हो रहा है, और मेरी जानकारी के मुताबिक उसका पूरा ग्रुप भी डरावनी गति से बेहतर होता जा रहा है। अगर मुझे उनसे बराबरी करने का जरा भी मौका चाहिए, अगर मुझे हॉक का बदला लेना है, तो मुझे जोखिम उठाना होगा, रेवन ने खुद को समझाया। और उसी पल सिरिंज उठाकर सीधे अपने कंधे में घोंप दी। अलार्म की आवाज बजी, और लगभग तुरंत ही गैरी ने हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया। पहले की तरह स्नूज बटन दबाकर कुछ मिनटों तक कंबल में पड़े रहने के बजाय वह तुरंत उठ बैठा और अपनी आंखें मलने लगा। इसके बाद वह खड़ा हुआ और स्ट्रेच करने लगा। अपने हाथों को जितना हो सके उतना ऊपर छत की ओर उठाया, फिर धीरे धीरे झुककर अपने पैरों की उंगलियों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कुछ और स्ट्रेच किए। बाहर अभी भी अंधेरा था, और उसकी क्लास शुरू होने में अभी काफी समय था। फिर भी उसने अपनी एएफए यूनिफॉर्म पहनी और बाहर निकल गया। रास्ते में उसकी नजर अपनी कुछ नोटबुक्स पर पड़ी, जिनमें कई तस्वीरें बनी हुई थीं और बहुत से शब्द लिखे हुए थे। ये वे नोट्स थे जो उसने पिछली रात वीडियो देखते समय बनाए थे। बाहर निकलकर गैरी बड़े ट्रैक एंड फील्ड की ओर गया। ट्रैक एक मानक 4000 मीटर का बड़ा ओवल सर्कल था, और मैदान के बीच में ट्रेनिंग के लिए कई तरह के उपकरण रखे थे। इस समय गैरी बस ट्रैक के चारों ओर तेज गति से दौड़ रहा था। यह वही चीज थी जो इन दिनों उसकी नई दिनचर्या बन चुकी थी। रात देर तक वह एएफसी के ऑल्टर्ड मुकाबलों का अध्ययन करता था। हालांकि वह जानता था कि रिंग के बाहर ऑल्टर्ड और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि रिंग के अंदर उनकी कई स्किल्स बैन होती हैं। फिर भी वे हाथ से हाथ की लड़ाई में बेहद कुशल होते थे।
गैरी की लड़ाई का तरीका काफी शारीरिक था, इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहतर होना उसके लिए बेहद जरूरी था। वेयरवुल्फ बनने के बाद से गैरी बहुत कुछ कर रहा था और वह ट्रेनिंग भी कर रहा था, लेकिन वह ट्रेनिंग वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर एएफए के छात्र करते थे। असल में वह अपने सिस्टम और वेयरवुल्फ शक्ति के जरिए मजबूत हो रहा था। उसे इसका कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उस समय उसके लिए तेजी से मजबूत होने का यही सबसे अच्छा तरीका था, और शायद इसी वजह से उसकी जान भी बची थी। लेकिन अब हालात अलग थे। अब अगर वह बीस्ट्स खाता भी था, तो उसके स्टैट्स केवल 1 या 2 अंक ही बढ़ते थे, जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए अब उसे किसी दूसरे तरीके से बेहतर बनना था। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं बेसिक्स पर वापस जाऊंगा, स्किल्स का विश्लेषण करूंगा और उनकी फाइटिंग स्टाइल को दोहराने की कोशिश करूंगा। मुझे एडी याद है, और शिन भी। दोनों ही अपने पावर को नियंत्रित करने में बेहद कुशल थे। डिब्यू स्टूडेंट्स अपनी ऑल्टर्ड फॉर्म को और खतरनाक बनाने के लिए बिना ट्रांसफॉर्म हुए अपनी ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग करते हैं। मैं ऑल्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है यही तरीका मुझ पर भी लागू हो सकता है। इन्हीं सब विचारों ने गैरी को अपनी खुद की ट्रेनिंग रूटीन बनाने के लिए प्रेरित किया था। वह हर संभव तरीका आजमा रहा था ताकि वह और मजबूत बन सके। ट्रैक पर कुछ तेज स्प्रिंट्स लगाकर वार्म अप करने के बाद गैरी कुछ देर के लिए रुक गया। उसने दिमाग में उन स्किल्स को याद किया जो उसने वीडियो में देखी थी। अब वह उन किक्स को दोहराने की कोशिश कर रहा था। हवा में लात मारते हुए वह उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता, लेकिन यह काफी मुश्किल साबित हो रहा था। जब तक मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं करूं या कोई शीशा न हो, तब तक यह देखना मुश्किल है कि मेरी फॉर्म सही है या नहीं। और अगर मैं स्किल्स सीख भी लूं, तो असली लड़ाई में उनका इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होगा, जब तक मेरे पास कोई स्पैरिंग पार्टनर न हो। एक पल के लिए गैरी ने सोचा कि वह नंबा या बाकी किसी को बुला ले, लेकिन इतनी सुबह उन्हें जगाना, उसे लगा यह उनके साथ अन्याय होगा। फिर भी गैरी अपनी हरकतें दोहराता रहा, जैसे उसके सामने स्क्रीन पर विरोधी खड़े हों। यह सब करते हुए उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। उनमें से एक ये भी था कि वह कितनी दूर आ चुका था, एक गैंग के लिए सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्टर से लेकर एक गैंग का लीडर बनने तक, और स्लो पर कब्जा करने तक। और अब वे एक टियर 2 शहर को नियंत्रित कर रहे थे, जो इतना पैसा लाता था कि वह चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकता था, जब तक कि बात ऑल्टर्ड सॉल्यूशंस और एंटी ऑल्टर्ड हथियारों की ना हो। खाई की योजना भी काम कर रही है। स्लाब में जो निवेश हो रहे हैं, वे मेरे नाम से किए जा रहे हैं, और जो लोग अंदर की बातें जानते हैं, वे धीरे धीरे मेरे बारे में जानने लगे हैं। कभी कभी डर लगता है कि वह आदमी कितना आगे तक सोचता है। गैरी ने सोचा, लेकिन जल्द ही उसका मूड उदास हो गया। अजीब है, एक सफल बिजनेस टाइकून। मुझे अभी भी याद है जब हम बिल भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब हम मांस खरीदने तक में असमर्थ थे। और अब मेरे परिवार को कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी मेरी माँ, वह इनमें से कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रही है। उसे कभी एक तनाव मुक्त जीवन जीने का मौका नहीं मिला। तुम कब जागोगी, गैरी? पीछे से किसी की आवाज आई। आसमान को देखकर गैरी ने अंदाजा लगाया कि शायद सुबह के 6 बजे होंगे। सूरज अभी तक नहीं निकला था। तो इस समय यहां कौन हो सकता था जो उसका नाम भी जानता हो? जब उसने मुड़कर देखा, तो उसने एक और एएफए छात्र को यूनिफॉर्म में खड़ा पाया। शिन, तुम यहां क्या कर रही हो? गैरी ने पूछा। उसकी नजर अनजाने में उसके चिकने चेहरे और चमकती आंखों पर टिक गई। क्या मतलब? शिन ने जवाब दिया, मैं तो यहां हर दिन आती हूं। पहली बार तो तुम आए हो। सच तो यह था कि सिन गैरी को यहां देखकर काफी खुश थी। उनकी पिछली मुलाकात अचानक खत्म हो गई थी। उसने बाद में गैरी को ढूंढने की कोशिश की थी कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन उसे पता चला कि गैरी किसी जरूरी काम से एकेडमी छोड़कर चला गया था। हाँ, बस मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करनी चाहिए और एकेडमी को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, गैरी ने जवाब दिया। गैरी की यह बात सिन को थोड़ी चुभ गई, क्योंकि एकेडमी में आने के बाद से वह हमेशा इसे पूरी गंभीरता से ले ही थी, और उसे समझ नहीं आया कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। इसी वजह से उसके मुंह से अचानक कुछ शब्द निकल गए। मुझसे लड़ो, सिन ने कहा।